नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी में आज खून, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारे के जो नायक हैं सुभाष चंद्र बोस, उनकी जयंती पर जो है कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को 125वीं जयंती पर परिवर्तन चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने कहा कि नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनका कद बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, योगदान सर्वोपरि है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए उन्होंने लोगों को देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जिनके मन में भारत की स्वाधीनता का एक जज्बा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण करने का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब मेरे सहयोगी विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी यहां पर हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी यहां पर हैं, विधान परिषद के हमारे सदस्य इंजीनियर अवनीश सिंह जी यहां पर हैं, यहाँ के अन्य गणमान्य नागरिकगण हैं, स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए तमाम प्रबुद्ध जन यहां पर मौजूद हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक हुई। सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में शाम को 5 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं दिल्ली, बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी। तो बेहद अहम ये बैठक, कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय में शाम को 5 बजे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है? बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है। स्पर्श, देखिए बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर होती हुई नजर आएगी। इस बैठक के लिए तमाम नेता जो है अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हुए नजर आएंगे। हमने देखा कि अब तक 5 चरणों पर जो मंथन है वो भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में हो चुका है और टिकटें भी जो है सामने जो है कई दौर की आ चुकी। लेकिन आज की बैठक की बात करते हैं तो 6ठे और 7वें दौर को लेकर यहाँ पर मंथन जो है होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि किस आधार पर जो मंथन है ये होता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर तमाम क्षेत्रीय समीकरणों की बात की जाए, जातिगत समीकरणों की बात की जाए, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा वो विनेबिलिटी का रहने वाला है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज कितनी सीटों पर जो मंथन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। स्पर्श जुड़े जिन्होंने बताया किस बिहाव पर यह बैठक होने वाली है। कोर ग्रुप की बैठक है, बेहद खास। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने लखनऊ में बीजेपी के एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह भी मौजूद रही हैं। अदिति सिंह ने कहा कि मैं अपर्णा यादव और प्रियंका मौर्य का बीजेपी परिवार में स्वागत करती हूं। अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूं। बीजेपी की जो योजनाएं रही हैं उससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं किसी पार्टी ने नहीं दी। वहीं अपर्णा यादव ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ संबोधन की शुरुआत करी। उन्होंने कहा, मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल होने का मौका दिया। मैंने राष्ट्रवाद के चलते ये पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी वो पार्टी है जिसने देश को बचाया है। खुशी हो रही है इस परिवार का हिस्सा होकर के, और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और सम्मान मिला इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे और समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक होकर के एक नए तरीके से, एक नई तरीके की ऊर्जा से हम सब साथ कार्य करेंगे। महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं,
चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी है। सारी योजनाएं जो है 80% योजनाएं जो है मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित। मैं आपसे उस दिन भी जिस दिन मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी, मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूँ कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है और मैं बताना चाहती हूँ कि आज संयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा दिन है। मैं कहना चाहती हूँ इस बात को कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद्व, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दिशा दे सकता है? किम औषधि? उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है। तो ये तमाम जो नेत्रियां आप आज भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में देख रहे हैं, ये कल भिन्न भिन्न पार्टियों के हिस्से में थी, किसी कोई कांग्रेस में था, कोई सपा में था, लेकिन आज सब कमल थामे आगे चल रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सत्ता आ सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं इसके बाद लखनऊ बीजेपी कार्यालय से बीजेपी का डोर टू डोर अभियान भी शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी की महिला शक्ति ने अभियान का आगाज किया। इस दौरान बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर, अपर्णा यादव, प्रियंका मौर्य और अदिति सिंह मौजूद रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा का कैंपेन लगातार जारी है। कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में 5-5 लोग हजरतगंज चौराहे पर भाजपा का प्रचार किया था और आज महिला शक्ति, जिसको कह सकते हैं हाल में ही अपर्णा यादव मुलायम सिंह की बहू हैं, वो और अदिति सिंह रायबरेली की विधायिका हैं और प्रियंका मौर्य जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल हैं, सभी लोग यहाँ पर हजरतगंज चौराहे से लगा के ये शर्मा टी स्टॉल है, चूंकि काफी फेमस है और जो जिस तरीके से लगातार भाजपा कैंपेनिंग कर रही है अलग अलग तरीके से, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आयोग ने रैलियों पर रोक लगाई है, जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां पर लगातार जिस तरीके से आयोग ने शिकंजा कसा है, तो भाजपा अलग अलग तरीके से प्रचार कर रही है, जनता के बीच अपनी बात पहुंचा रही है और पोस्टर से लगातार माध्यम से महिला शक्ति को आज मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि भाजपा को किस तरीके से जनता इस पसंद करती है या भाजपा के जो नारे हैं उनको कहां तक देखती है। फिलहाल ये आने वाला 2022 का चुनाव परिणाम ही तय करेगा। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सर हैं, जो कि लगातार उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रहे हैं। सर, आज भाजपा की महिला कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, किस तरीके से, क्या एजेंडे हैं सर? महिलाएं उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि जो 5 साल पहले सपा की सरकार में गुंडे, दबंगई, अपराधी, माफिया, इनका बोलबाला था, बहू बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। आज आपने देखा होगा बहू और बेटी दोनों ही सड़कों पर उतरकर योगी आदित्यनाथ जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने निकली हैं, प्रचार प्रसार के लिए निकली हैं। उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां उत्तर प्रदेश में अपने आप को भाजपा सरकार में सुरक्षित महसूस करती हैं। और मैं इसलिए भी कहूंगा कि अखिलेश जी जो कहते थे कि 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे, अरे भाई, आप अपने 5 साल की सरकार में आपकी बिजली तो आती नहीं थी, आप 1 महीने में 300 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, 300 यूनिट बिजली कहां से दोगे? आपके समय तो बिजली की तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे। और अखिलेश जी, आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तो घोषित नहीं कर पाए। पहली लिस्ट आई तो एक जेल वाला, एक बेल वाला, और जब मैंने सवाल किया तो उसका आज तक उत्तर अखिलेश यादव नहीं दे पाए, क्योंकि थानों में पुलिस वालों से पूछ लीजिए, अखिलेश यादव के उम्मीदवारों के नाम थानों में दर्ज होंगे, एक नहीं दूसरे मामले में दर्ज होंगे। ये उम्मीदवार नहीं, ये जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले हैं।
सर, पहली लिस्ट भाजपा जब समाजवादी पार्टी निकाली थी, कई सवाल आपने खड़े किए थे, क्या यही वजह है कि दूसरी लिस्ट निकाल नहीं पा रहे हैं? ये मेरा साफ आरोप है। अखिलेश यादव जी की बोलती बंद है, उसका जवाब नहीं दे पाए, जेल और बेल पर। और वो जो आप कहते हो आईटी वाले, अरे इनके समय तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट आने क्या उल्टा बंद करके चले जाते थे, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए आईटी का मतलब इनकम फ्रॉम टेरर। अपराध जगत को संरक्षण देकर अतीक अहमद मुख्तार अंसारी से लेकर नाहिद हसन से लेकर यूनुस खान तक ऐसे लोग तो इनके शरण में रहते थे, जो टेरर के लिए जाने जाते थे, उससे आमदन इनकम होती थी। वो इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। आईटी में नौकरी क्या देंगे भैया? इनकी आईटी की नौकरी तो इनकम फ्रॉम टेरर वालों को मिलती थी, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर इस तरह के लोग। एक आखिरी सवाल है सर, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं जो हैं, चाहे पेंशन की ऑनलाइन सुविधा बात की जाए, अखिलेश यादव कहते हैं नेताजी ने शुरू की थी। तमाम ऐसी भाजपा की योजनाएं हैं जो कहते हैं हमने शुरू की थी। अखिलेश जी को पूछिए नेताजी कहाँ है। सर, तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे, लगातार उत्तर प्रदेश की कैंपेनिंग में हैं और लगातार भाजपा अलग अलग तरीके से, कल जिस तरीके से हजरतगंज में 5-5 लोगों ने भाजपा का प्रचार प्रसार किया था, आज महिला विंग जो कि हाल में ही अपर्णा यादव मुलायम सिंह की बहू हैं, अदिति सिंह रायबरेली की विधायिका हैं और पोस्टल गल रही प्रियंका मौर्य चूंकि कांग्रेस से आई हैं, सभी लोग लगातार भाजपा की कैंपेनिंग में लगे हैं। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आजम खान ने यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट से खुद को अंतरिम जमानत देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में जानबूझकर धीमी कार्रवाई की जा रही है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल में बने रहें। यूपी के रामपुर से सांसद आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं, सजा याफ्ता चल रहे हैं। उनके ऊपर लगभग 100 आपराधिक केसेस दर्ज हैं। ये केस यूपी पुलिस के अलावा केंद्रीय एजेंसियों ने भी दर्ज किया है। उनकी याचिका में बताया गया कि ज्यादातर मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन कुछ मुकदमों में जांच एजेंसी की तरफ से बढ़ती जा रही ढिलाई के चलते उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय करने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, अमर जवान ज्योति की स्मृति में इस बार 26 जनवरी को हम सब अपने अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की एक आवाज उठाएं। 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। जिनका नाम देश के इतिहास में नहीं होता, वही इतिहास बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने 18 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। स्टार प्रचारकों की सूची में बीएसपी चीफ मायावती के भाई आनंद कुमार को भी तरजीह दी गई है। पहले चरण के स्टार प्रचारक की सूची में मायावती, आनंद कुमार, सतीश चंद्र मिश्रा, मुनकाद अली, शमसुद्दीन राइन, सतपाल पीपला, गोरेलाल जाटव, राजकुमार गौतम, सूरत सिंह जाटव, आशीर्वाद आर्य, नकुल दुबे, प्रदीप जाटव, प्रताप सिंह बघेल, दिनेश कुमार काजीपुर, डॉक्टर कमल सिंह, राजकरतार सिंह नागर, चांद सिंह कश्यप, सत्य प्रकाश का नाम शामिल किया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख देवभूमि का करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। कैसे तेज किया है? प्रत्याशियों की पहली लिस्ट घोषित होने के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर नजर आता है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलईडी प्रचार वाहनों को रवाना किया। ये सभी प्रचार वाहन उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों का बखान करेंगे। इन वाहनों के जरिए वर्चुअल रैली से भी जनता को जोड़ा जाएगा। पहली बार
केंद्र और राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार चुन के आए, 5 वर्ष पूरा केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में जो कुछ भी काम हुआ है वो हम पक्का शोकेसिंग कर रहे हैं और लोग भी ये समझ रहे हैं कि जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड रचना करने के लिए, टू क्रिएट दी उत्तराखंड, बीजेपी को आना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आना पड़ा और नया उत्तराखंड रचना होने के बाद उसका विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा। ये एलईडी वाहन हमारे 70 की 70 विधानसभाओं में जाएंगे और पिछले 5 वर्षों में जो उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं वो कामों को भी जनता के सामने ले जाएंगे, आम जनता के सामने, सामान्य जनता के सामने। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उत्तराखंड बना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम हो रहा है। पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। जो भी काम आज, चाहे हम सड़कों की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें या रेल सेवा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, किया है, करती है, करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। कांग्रेस ने हल्द्वानी विधानसभा सीट से दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश को टिकट दे दिया है। टिकट मिलने के बाद सुमित का कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुमित ने कहा वो अपनी मां के अधूरे सपने को पूरा करेंगे, वो सभी को साथ लेकर एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें हल्द्वानी से सुमित हृदयेश को टिकट मिला। सुमित हृदयेश दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश के पुत्र हैं। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए सुमित हृदयेश मौजूद है। हल्द्वानी से पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्योंकि इंदिरा जी का देवी के रूप में जाना जाता था। अब आपकी क्या प्राथमिकता है, किस तरह की जनता के लिए जा रहे हैं? वही सशक्त नेतृत्व, वही विकास का परिचय, वही आसान उपलब्धता और वही जिस प्रकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने विशाल हृदय रखकर लोगों के काम भी आए, लोगों की जब मुसीबतें थी तो चट्टान की तरह खड़ी भी रही। व्यक्तिगत तौर से, सामूहिक तौर से जो उनके द्वारा कार्य कर रहे लोगों के लिए वह भूतपूर्व है। लेकिन एक ही दिन में कोई देश नहीं बन सकता है। संयुक्त तौर से जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भाई हैं, जितने बड़े हैं, जो भी केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व, सबका समर्थन सहयोग चाहिए होगा, तब आगे जाके वो सब कार्य होंगे। लेकिन ये चुनौती भी है और इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ और ये कार्य तो मैं करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी बहुत आवश्यक है। सब कार्य देखिए वो पीछे बिल्कुल पहले दिन से इस चीज पे कार्य करा जाएगा। पहले दिन से ISBT और जूम की व्यवस्था के लिए कैसे होगा, इस चीज पर फोकस रहेगा। ये पूरे क्षेत्र के लिए रोजगार के संबंध में बहुत बड़ी योजना है। इसको पर्यटन का हब भी बनाना है। ISBT बनने से शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें सुधार भी आएगा और सारी चीजें और कई हजार लोग का रोजगार इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ पे नए रोजगार अर्जित करने के लिए कुछ अवसर है। युवाओं की पहली पसंद है। आज कहीं ना कहीं हालांकि युवाओं में सब लोग देखिए, विराट परिवार है, युवा साथियों का हमेशा प्यार स्नेह मिलता है, लेकिन बुजुर्गों का भी उतना ही आशीर्वाद है क्योंकि माताओं बहनों पर माँ की कमी उन्होंने महसूस करनी है। विराट विशाल परिवार है, इसलिए लोग सदस्य नमन करते। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश, जिन्होंने बताया कि युवाओं का प्यार उनके साथ है और इंदिरा जी के कामों को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर जहां प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है और प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्रों में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जनसंपर्क भी कर रहे हैं। वहीं सीएमओ मनोज उप्रेती ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर स्वास्थ्य महकमा, आशा कार्यकर्त्री और एएनएम की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें लगभग 350 कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी ड्यूटी बूथ पर रहेगी और कोविड संबंधित नियमों का पालन कराने में उनका अहम योगदान भी रहेगा। चुनाव को देखते हुए इस समय हमारे विभाग से आशाओं की और एएनएम्स की ड्यूटी लगाई गई है और लगभग 350 कर्मचारी इसमें शामिल हैं, टोटल आशा और एएनएम मिलाकर, जो कि बूथ पे इनकी ड्यूटी रहेगी और जो भी कोविड संबंधी नियम है उनका पालन कराने में इनका योगदान रहेगा।
उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम में परिवर्तन के चलते तापमान में 3 से 7 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की गई है। पर्वतीय और मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में ठंडक बढ़ने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से मौसम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, इन तमाम जिलों में और इसके समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में भी आज भी भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी देखने को मिली है, जबकि 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई है। आज 23 तारीख को भी उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के आंतरिक जनपद जैसे उत्तरकाशी, रुद्र तो मौसम अपना स्वरूप बदल रहा है, साथ साथ में कोरोना वायरस भी अपना स्वरूप बदल रहा है। ऐसे में जनता टीवी की आपसे अपील है कि तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। वक्त छोड़ से ब्रेक का।